नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल यूनिमार्क क्लासेस पर। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसे कहते हैं नियो रियलिज्म, हिंदी में कहते हैं नव यथार्थवाद। तो आइए जानते हैं, लेकिन जानने से पहले चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो है नियो रियलिज्म। नियो रियलिज्म, हिंदी में इसको कहते हैं नव यथार्थवाद। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? नव यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थवाद के बारे में, रियलिज्म के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में अच्छे से पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि कैसे रियलिज्म क्या है। ये अपने आप में इंटरनेशनल रिलेशंस को, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए एक किस्म का अप्रोच है, एक तरीका है, जिसमें समझाया गया कि कैसे दुनिया में युद्ध होते हैं, युद्ध क्यों होते हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, क्या क्या इसके कारण होते हैं। इन सारी बातों की जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने स्टडी की थी, वो अपने आप को रियलिस्ट थिंकर कहते थे, यथार्थवादी थिंकर कहा करते थे। लेकिन और हमने उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम हंस जे मार्गेनथाउ का भी पढ़ा था, उनकी इंपॉर्टेंट बुक भी पढ़ी थी। तो अगर आपको हंस जे मार्गेनथाउ की इंपॉर्टेंट बुक का नाम पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रियलिज्म के बाद ये नियो रियलिज्म क्या आ गया? यथार्थवाद के बाद नव यथार्थवाद क्यों आया? सवाल ये पैदा हुआ कि जब नई नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं आई, जब हमने इंटरनेशनल रिलेशंस को पहले पढ़ना शुरू किया, तो रियलिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था और रियलिज्म के ऊपर थ्योरीज बनी, पढ़ाई होनी शुरू हुई। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की जो कंडीशंस थी वो बदलती चली गई। तो जब कंडीशंस बदलती हैं तो जिन फॉर्मूले के ऊपर हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं वो सारे फॉर्मूले बदल जाते हैं। ठीक है, तो 1970s तक आते आते तक क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे बदलाव आने लग गए। तो जो जितने पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जो हमारे राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, उनको ये जरूरत महसूस हुई कि हो ना हो, अब जो हमारी अप्रोच है ये भी पुरानी पड़ गई है, तो हमको एक नई किस्म की अप्रोच की जरूरत है। तो यहां पर एक नया विचार, रियलिज्म का एक अपडेटेड वर्जन आया, नियो रियलिज्म। ध्यान रखिएगा, नियो रियलिज्म रियलिज्म का विरोध नहीं करता, केवल तरीके को बदलता है। नियो रियलिज्म भी क्या कहता है? बिल्कुल सही बात है भाई साहब, कि इस दुनिया में युद्ध जो है होते रहते हैं, संघर्ष जो है वो क्या है, स्थायी है, स्ट्रगल तो चलता रहेगा। और हर इंसान जानता है कि स्टेट क्या करता है, पावर गेन करना चाहता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने युद्धों के जो तरीके हैं उन सारे तरीकों को बदलना शुरू कर दिया। ठीक है, सबसे पहली बात, जब हम रियलिज्म पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई मानव का स्वभाव राज्य का स्वभाव होता है, और राज्य का स्वभाव भी क्या करता है, राजनीति का स्वभाव होता है, जो युद्ध को पैदा करता है। लेकिन जो नव यथार्थवादी लोग हैं ये कहते हैं नहीं, राज्य का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, दरअसल में एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था होती है। ये किस पे फोकस करते हैं? ये कहते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था होती है। इन्होंने कहा दुनिया में एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, ऐसे यूनाइटेड नेशन है। अगर ये अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अपने दायित्वों को या फिर अपने काम को करने में फेल हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि युद्ध होते हैं। ठीक है, देखो युद्ध ये भी बता रहे हैं, युद्ध यथार्थवादी बता रहे थे, लेकिन यथार्थवादियों ने क्या कहा था? व्यक्ति शक्ति चाहता है, राज्य शक्ति चाहता है, ताकि वो अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति कर सके, इसलिए वो युद्ध लड़ता है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल में दुनिया में जितने देश हैं इन सबको मिला के सेंटर में एक केंद्रीय व्यवस्था बनाई गई। ठीक है, ये लोग क्या संगठन के ऊपर बोल देते हैं, इसीलिए इन्हें स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है, संरचनावादी भी कहा जाता है इन लोगों को। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कहते हैं कि हमें संस्था का अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? संस्था का। हमें संस्था का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि संस्था का जब अध्ययन, जब हमारी संस्थाएं फेल होती हैं तो उससे क्या होता है? उससे युद्ध शुरू हो जाता है। ऐसा किसका मानना है? नव यथार्थवादियों का मानना है। अब नव यथार्थवादियों के जो विचार थे, इनमें सबसे प्रमुख विचारक, नव यथार्थवाद जनरली दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, नव यथार्थवाद की अगर मैं बात करूं, यानी जो हमारा नियो रियलिज्म है,
ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है डिफेंसिव पार्ट, डिफेंसिव न्यूरियलिज्म, और एक क्या है, एक है ऑफेंसिव पार्ट। डिफेंसिव पार्ट क्या है, डिफेंस करके चलता है, थोड़ा रक्षात्मक रवैया अपना लेता है। कैसा रवैया अपना लेगा, रक्षात्मक। और ऑफेंसिव मतलब ये आक्रामक नव यथार्थवाद है, ठीक है, ये आक्रामक यथार्थवाद है, ठीक है। ये डिफेंसिव रियलिज्म क्या कहता है, डिफेंसिव रियलिज्म कहता है कि स्टेट इज सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर। डिफेंसिव हमसे क्या कहता है, डिफेंसिव कहता है स्टेट इज अ सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर, यानी कि जो राज्य है वो हमारी सुरक्षाओं को बढ़ा देता है। राज्य का ये काम है कि वो सुरक्षा को बढ़ाता है। देखो ये अटैक करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ये है ऑफेंसिव वाला, ये ऑफेंसिव क्या कहता है, ऑफेंसिव कहता है कि भाई स्टेट इज पावर मैक्सिमाइजर। ये कहता है कि भाई स्टेट जो है ये पावर मैक्सिमाइजर है। स्टेट कोशिश करता है कि मेरी पावर जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी बढ़ जाए। ऐसा कौन कहता है, ऐसा ऑफेंसिव, जो न्यू रियलिज्म में ऑफेंसिव का पार्ट है वो ये बात बोलता है, ठीक है। ऑफेंसिव वाले क्या कहते हैं, ऑफेंसिव वाले कहते हैं देखो हमेशा शक्ति बढ़ाते रहो अपनी। ऑफेंसिव वाले क्या कहते हैं बता रहा हूं, ये कहते हैं कि अपनी शक्ति लगातार बढ़ाते रहो, और जो आपके अगल बगल कोई ऐसा विस्तारवादी देश है, विस्तारवादी शक्तियां हैं जो, उनसे हमेशा बच के रहना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे बगल में चाइना है, तो चाइना से एक तरीके से बच के रहना चाहिए इंडिया वालों को कि भाई ठीक है अभी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, कब क्या कर दे उनका भरोसा नहीं होता। ये कहते हैं क्या, आक्रामक वाले कहते हैं। जो इनके प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने आक्रामक नव यथार्थवाद का प्रतिपादन किया है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है जॉन मर्शाइमर। उनका नाम क्या है, जॉन मर्शाइमर, ये नाम याद रखिएगा। और जिन्होंने डिफेंसिव यानी रक्षात्मक वो नव यथार्थवाद का प्रतिपादन किया, उनका नाम है केनेथ वॉल्ट। केनेथ वॉल्ट, ये दोनों नाम याद रखिएगा, ये दोनों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे सिर्फ एग्जाम में कभी ये पूछा जाए कि नव यथार्थवाद का प्रतिपादन या ये विचार किसने रखा था, तो उनका नाम केनेथ वॉल्ट्स है, याद रखिएगा इस नाम को, ठीक है। केनेथ वॉल्ट्स की एक बुक भी है, रुको मैं आपको बुक का भी नाम बता देता हूं। इस बुक का नाम है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये बुक किसकी है, ये केनेथ वॉल्ट्स की बुक है। ये लिखी कब गई थी, ये लिखी गई थी 1979 में। समझ में आ गई बात। ऐसे ही जो आपके ये आते हैं जॉन मर्शाइमर, जॉन मर्शाइमर ने भी एक बुक लिखी थी, द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द इंटरनेशनल द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। और ये बुक कब आई थी, ये बुक आई थी 1994 में, ठीक है। तो ये दो बुकें हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो ये एक नया विचार था। अब ध्यान रखिएगा, मैं आपको दो चार बातें दोबारा से बता देता हूं कि पहली बात तो जो आपकी ये यथार्थवाद था, नव यथार्थवाद, कभी उसका खंडन नहीं कर रहा। वो ये नहीं कह रहा कि वो चीज गलत है, वो कह रहे हैं कि हाँ वो सारी बातें सही हैं, बस तरीका जो है वो अब बदल रहा है धीरे धीरे। अब राज्य निर्णय नहीं लेते, अब कौन निर्णय लेते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं हैं वो निर्णय लेती हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं, उसमें एनार्की आ जाती है, तो क्या होता है, युद्ध होने लग जाता है। इस युद्ध को टालने का तरीका क्या है कि एक सुदृढ़ मजबूत केंद्रीय व्यवस्था स्थापित की जाए, ठीक है।
तो जब ये विचार चला और जैसे मैंने आपको दो नाम बता दिए इसके अंदर, तो कुछ समय बाद क्या हुआ, ये विचार भी कमजोर पड़ने लग गया, ये विचार भी फेल होने लग गया। फिर एक नए किस्म के विचारक आने लग गए यथार्थवाद के अंदर ही, और उनको कहा गया, उन्हें कहा गया नियो क्लासिकल रियलिज्म। उन्होंने अपने आप को क्या कहा कि हम नव परंपरावादी यथार्थवादी हैं। उन्होंने कहा कि हम नव परंपरावादी यथार्थवादी हैं, यानी कि जब पहले यथार्थवाद आया, यथार्थवाद के बाद अपग्रेडेड वर्जन नव यथार्थवाद आया, नव यथार्थवाद के बाद दोबारा से क्लासिकल वाले के हंस जे मार्गन था वो आए जब वो क्लासिकल रियलिज्म था। उसके बाद केनेथ वोल्ट जब आए तो वो नियो रियलिज्म था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जो नया दौर आया, उन्होंने कहा कि दोबारा से हमको हंस जे मार्गन था वाली थ्योरी पे लौट के जाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि हमें क्लासिकल मैकेनिज्म के ऊपर, क्लासिकल रियलिज्म के ऊपर दोबारा जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक नई थ्योरी निकाली, कहा नियो क्लासिकल है तो क्लासिकल लेकिन नए तरीके से बात की जाएगी। अब क्लासिकल मैकेनिज्म क्या कह रहा था, क्लासिकल मैकेनिज्म ने कहा था युद्ध क्यों होते हैं, राज्य की वजह से होते हैं, स्टेट की वजह से होते हैं। तो जो नियो क्लासिकल थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, युद्ध का कारण राज्य है, लेकिन ये कहां पर अलग हो जाते हैं क्लासिकल वालों से। उन्होंने भी कहा था युद्ध का कारण राज्य है, लेकिन वो लोग क्या कहते थे, वो कहते थे कि राज्य जो है वो क्या है, मानव का जो स्वभाव होता है वही राज्य है, वहां के जो ह्यूमंस का नेचर है वही स्टेट का नेचर हो जाता है। और ह्यूमन का नेचर कैसा होता है, दुष्ट होता है, स्वार्थी होता है, लालची होता है, ऐसा नेचर होता है। अब इन्होंने कहा राज्य एक कारण तो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा इस स्टेट को मोटिवेशन कैसे मिल रहा है, इस स्टेट को मोटिवेशन क्या मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, और इस स्टेट का सोसाइटी के साथ संबंध क्या है, स्टेट और सोसाइटी रिलेशन क्या है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप राज्य लीजिए, पाकिस्तान नाम का एक राज्य है, ठीक है, पाकिस्तान एक राज्य है। अब पाकिस्तान को मोटिवेशन कहां से मिलता है, कश्मीर नाम का इशू है, इंडिया नाम का इशू है, इंडिया में भी कश्मीर नाम के इशू से उनको मेन मोटिवेशन मिलता है। उनकी पब्लिक वगैरह अभी भूख से मर रहे हैं, कुछ भी मतलब भूख से मर रहे हैं, हिसाब किताब ये सोचिए, अर्थव्यवस्था चरमराई पड़ी है, लेकिन उनके जो विदेश मंत्री वो क्या है, वो फिर कश्मीर दौरे पे आ गए, ठीक है, वो कश्मीर दौरे पे आ गए आकर के, तो जनता अचानक से बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगी, मतलब सब भूल जाते हैं उसके बाद वो ले दे करके। तो उनका मोटिवेशन कहां से आ रहा है, उन्होंने एक समझ ली विवाद वाला विषय जो है वो उनको मोटिवेशन दे रहा है। तो क्या होता है, ऐसी परिस्थितियां युद्ध को पैदा करती हैं। इसका मतलब आप अपनी जनता के अंदर आप राज्य और समाज में कैसा संबंध बना रहे हो, एक ऐसा संबंध बना रहे हो जो विध्वंसकारी सिद्ध हो सकता है भविष्य में जाकर के, ठीक है। तो राज्य को अब नव परंपरावादी में बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है, नाम कहां लिखूं, यहां लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए नाम, इनका नाम है फरीद जकारिया। क्या नाम है इनका, फरीद जकारिया, ये नाम याद रखिएगा। फरीद जकारिया क्या है, एक नियो क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ टू पावर। इन्होंने क्या कहा कि दरअसल में युद्ध का कारण तो राज्य ही है, लेकिन राज्य के हमें अंतर के राज्य चल जिन जिन टॉपिक्स पे रहा है उन विषयों के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ताकि हम ये समझ पाएं कि राज्य के अंदर ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि राज्य युद्ध करने के लिए उत्सुक हो जा रहा है। बहुत जरूरी समझ, युद्ध में कोई राज्य कूद पड़े तो कोई आसानी से नहीं कूद पड़ता, कोई बहुत बड़ा मोटिव चाहिए होता है उसको युद्ध में कूदने के लिए। जैसे आपको पता है रशिया ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, तो एक मोटिव था, उसने कहा था कि लाइक नाटो आर्मी हमारे बॉर्डर पे नहीं आनी चाहिए। अब वो बॉर्डर तक ले आए तो उन्होंने अटैक कर दिया, रीजन मिला उनको। तो रीजन दरअसल में मिलता ही नहीं है, पैदा करना पड़ता है कई बार। अब जब पाकिस्तान जैसा देश है, कश्मीर एक ऐसा इश्यू जिन्होंने पैदा कर रखा है, अपनी पब्लिक की नजरों में, दिमाग में बिल्कुल भर दिया इस तरीके से कि लाइक हमारा कश्मीर है और हमें इसे लेना है, छीन के लेना है, मार के लेना है।
तो अब जनता जो है ना, उसके दिमाग में ये चीज इतना ज्यादा घर कर गई है कि अगर अब वो लोग मना कर देंगे तो पता है क्या होगा, उनका सोसाइटी से रिलेशन ही टूट जाएगा, वहां का जो समाज है उसका अपने नेताओं से भरोसा ही उठ जाएगा। तो नेताओं का भरोसा लगातार बने रहे, तो इस वजह से क्या करते हैं वो ये कश्मीर कश्मीर कुछ ना कुछ ऐसा इश्यू देते रहते हैं कि जनता जो है राज्य के साथ बनी रहे किसी तरीके से। तो अगर इस किस्म के टॉपिक्स अगर मोटिवेशन देते हैं तो यही आगे जाके युद्ध का परिणाम या युद्ध का इनका रिजल्ट निकलता, वॉर इनका रिजल्ट निकलता। किसने कहा? फरीद जकारिया ने कहा। तो फरीद जकारिया ने कौन सी बुक लिखी थी? फरीद जकारिया ने बुक लिखी थी वेल्थ टू पावर। ठीक है, तो ये हमने तीन किस्म के हमने सीखे, यहां पर तीन किस्म के रियलिज्म सीखे। सबसे पहले हमने रियलिज्म सीखा, उसके बाद हमने न्यू रियलिज्म सीखा, उसके बाद हमने क्या सीखा? नियो क्लासिकल रियलिज्म। हिंदी में कहें तो पहले हमने यथार्थवाद सीखा, नव यथार्थवाद सीखा, नव परंपरावादी यथार्थवाद सीखा। यहां पर हमने हंस जे मार्गेनथाउ की बात की, यहां पर हमने केनेथ वॉल्ट की बात की, जॉन मर्शाइमर की बात की, यहां पर हमने फरीद जकारिया की बात की, यहां पर हमने वेल्थ टू पावर की बुक की बात की, यहां पर हमने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की, और यहां पर हमने पावर अमंग द पॉलिटिक्स की बात की। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट बुकें, ये तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज, एक तरीके से यहां पर यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म का जो अप्रोच है वो खत्म हो गया। अब हम अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो एक नई किस्म की अप्रोच की बात करेंगे जिसे कहते हैं आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, जो बिल्कुल यथार्थवाद से अपोजिट चलता है, और उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से अगले वीडियो में। बिल्कुल इससे अपोजिट काम करेगा। ये लोग युद्ध वगैरह की बहुत बात करते हैं, वो लोग बिल्कुल युद्ध से अपोजिट शांति की बात, भाईचारे की बात करते हैं। क्या है, डिटेल से पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने दोस्तों से भी करवा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।